नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई मन लगाकर कर रहे होंगे। आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं और यहाँ पर मैं आपको बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न करवाती हूँ। आज हम MPDLED सेकेंड ईयर के दूसरे प्रश्न पत्र समाज शिक्षा और पाठ्यचर्या बोध के बारे में बात करेंगे। आज हम इसके एक वाक्य में उत्तर दीजिए वाले सारे प्रश्न करने वाले हैं। इसमें 4 इकाइयाँ हैं, जिनमें से पहली और दूसरी से 20-20 प्रश्न पूछे जाते हैं और तीसरी चौथी से 15-15 नंबर के प्रश्न आपके आते हैं और आंतरिक अंक आपके जो रहते हैं वो 30 रहते हैं। टोटल 100 नंबर का पेपर आपका होता है। तो पहली इकाई रहेगी शिक्षा की दार्शनिक समझ। आज हम इसके एक वाक्य में उत्तर दीजिए करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले वीडियो पाने के लिए और अपनी परीक्षा में सर्वोच्च अंक पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों में इसे शेयर करें ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। तीसरा प्रश्न आपका आता है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। इसमें 5 प्रश्न पूछे जाते हैं और प्रत्येक प्रश्न आपका 1 अंक का होता है। तो ये हम पहली इकाई के प्रश्न कर रहे हैं। समाज में शिक्षा की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। शिक्षा व्यक्ति विशेष को समाज से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है तथा समाज की संस्कृति की निरंतरता को बनाए रखती है। अगला प्रश्न है, समाज में शिक्षा की आवश्यकता व महत्व समझाइए। शिक्षा मनुष्य के अंदर अच्छे विचारों को भरती है तथा अंदर में प्रविष्ट बुरे विचारों को बाहर निकालती है। शिक्षा का समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है। शिक्षा और समाज दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। शिक्षा के बिना समाज अधूरा है और समाज के बिना शिक्षा। समाज ही नहीं होगा तो शिक्षा किसको देंगे, और समाज रहे शिक्षा नहीं होगी तो सब अपने आप ही लड़के मर जाएंगे। शिक्षा बहुत ज़रूरी होती है। अगला प्रश्न है, भारतीय विचारक महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षा को समझाइए। महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षा से तात्पर्य बालक और मनुष्य के शरीर, मन तथा आत्मा के सर्वांगीण तथा सर्वोत्कृष्ट विकास से है। अगला प्रश्न है, भारतीय दार्शनिक तथा विचारक स्वामी विवेकानंद ने शिक्षा को कैसे अभिव्यक्त किया है। स्वामी जी के अनुसार मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। समाज को परिभाषित कीजिए। समाज को उन मानवीय संबंधों की पूर्ण जटिलता के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो साधन तथा साहस संबंध द्वारा क्रिया करने से उत्पन्न होते हैं, वे चाहे वास्तविक हों अथवा प्रतीकात्मक। अगला प्रश्न है, दर्शन और शिक्षा एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, समझाइए। दर्शन और शिक्षा में घनिष्ठता के कारण ही पारस्परिक निर्भरता पाई जाती है। अगला प्रश्न है 8, शिक्षा के उद्देश्य तय करने का क्या आधार है। शिक्षा के उद्देश्य तय करने का मुख्य आधार समाज की जरूरतें हैं। 9वां प्रश्न है, शिक्षा प्रक्रिया के मुख्य अंग कौन कौन से हैं। शिक्षा प्रक्रिया के मुख्य अंग शिक्षार्थी, शिक्षक तथा पाठ्यक्रम है जो समाज का ही एक अंग है। मानव समाज में शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डालिए। शिक्षा लोगों के मस्तिष्क को उच्च स्तर पर विकसित करने का कार्य करती है और समाज के लोगों के बीच भेदभाव हटाने में मदद करती है। शिक्षा क्या है। शिक्षा मानव के विकास की कुंजी है। शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली अनवरत प्रक्रिया है। ये 2022 में आया हुआ है। ये वाला प्रश्न भी 2022 में पूछा गया है। हेनरी के अनुसार पाठ्यचर्या क्या है। हेनरी के अनुसार पाठ्यक्रम वह साधन है जिसके द्वारा हम बच्चों को शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति के योग्य बनाने की आशा करते हैं। इसके बाद हम इकाई 2 के प्रश्न करेंगे जो कि है शिक्षा के उद्देश्य। ये भी आपकी 20 अंकों की पूछी जाती है। पहला प्रश्न रहेगा इसमें, शिक्षा के उद्देश्यों को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है। तो शिक्षा के उद्देश्यों को 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है, शिक्षा के व्यक्तिगत उद्देश्य और शिक्षा के सामाजिक उद्देश्य। शिक्षा के व्यक्तिगत उद्देश्य कितने रूपों में होते हैं। आत्माभिव्यक्ति का रूप तथा आत्मानुभूति का रूप, ये 2 रूप व्यक्तिगत उद्देश्यों में पाए जाते हैं। शिक्षा के सामाजिक उद्देश्य के रूप लिखिए। शिक्षा के सामाजिक उद्देश्य के रूप राष्ट्रवाद, समाजवाद तथा प्रजातांत्रिक समाजवाद है। शिक्षा की प्रक्रिया के आधारभूत स्तंभ कौन कौन से हैं। शिक्षा की प्रक्रिया के अध्यापक, छात्र तथा सामाजिक वातावरण, ये 3 आधारभूत स्तंभ बनाए गए हैं। आप भी जानते हैं अगर शिक्षा में अध्यापक नहीं रहेगा, छात्र नहीं रहेंगे या सामाजिक वातावरण नहीं रहेगा तो शिक्षा प्रक्रिया पूरी हो ही नहीं सकती। अगला प्रश्न है, शिक्षा बहुमुखी प्रक्रिया है, समझाइए। शिक्षा मानव के एक पहलू का विकास न करके अनेक आयामों का, जैसे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, मनोवैज्ञानिक, समाजशास्त्रीय, वैज्ञानिक
व प्राकृतिक आयामों का विकास करते हैं। समान अवसर से क्या अभिप्राय है? समान अवसर से अभिप्राय ऐसे वातावरण से है जिसमें व्यक्तियों को शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य सुविधा आदि की प्राप्ति में ऐसी चीज़ों के आधार पर भेदभाव न किया जाता हो जिन्हें व्यक्ति कोशिश करके भी नहीं बदल सकता। किशोर न्याय अधिनियम 2000 को कब संशोधित किया गया? किशोर न्याय अधिनियम 2000 को वर्ष 2006 तथा 2010 में संशोधित किया गया। संशोधित करने का मतलब होता है उसमें बदलाव किया गया। भारतीय संविधान की प्रस्तावना क्या कार्य करती है? प्रस्तावना का एक संविधान के लिए एक परिचय के रूप में कार्य करती है। जो प्रस्तावना होती है किसी संविधान के परिचय के रूप में जो है कार्य करती है। मूल्यों के विकास में कौन कौन अहम भूमिका निभाता है? बच्चों के मूल्यों के विकास में परिवार, समाज तथा विद्यालय की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, समानता का अर्थ क्या है? समानता का अर्थ यह है कि समाज में किसी व्यक्ति या वर्ग से जाति, रंग, क्षेत्र, धर्म और आर्थिक स्तर पर भेदभाव की मनाही तथा सबको समान अवसर प्राप्त हो। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकों के मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है? भारतीय संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 में नागरिकों के मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति का गठन कब किया गया? राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति का गठन सर्वप्रथम 1559 में किया गया तथा 1964 में इसे अध्यक्ष, सचिव तथा 27 सदस्यों के साथ पुनर्गठित किया गया। पुनर्गठित का मतलब दोबारा से इसका गठन हुआ। चलते हैं अगले यूनिट की तरफ। इन्हीं में से आपके प्रश्न 100% आएंगे, तो अच्छे से देखिए, समझिए। तीसरी इकाई रहेगी शिक्षा, राजनीति और समाज। ये 15 नंबर की पूछी जाती है। इसमें पहला प्रश्न है आपका, शिक्षा क्या है? शिक्षा समाज के एक पीढ़ी द्वारा अपने से निचली पीढ़ी को अपने ज्ञान के हस्तांतरण का प्रयास है। शिक्षा में किन तत्वों का समावेश किया जाता है? शिक्षा में ज्ञान, उचित आचरण और तकनीकी दक्षता, शिक्षण और विद्या प्राप्ति आदि का समावेश किया जाता है। शिक्षा का सामाजिक स्वरूप समझाइए। शिक्षा के द्वारा ही मनुष्य अपने समाज के, संसार के और इस संपूर्ण ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करता है। अगला प्रश्न है, शिक्षा की राजनीतिक प्रकृति को समझाइए। शिक्षा के द्वारा ही समाज में राजनीतिक जागरूकता आती है और व्यक्ति अपने अधिकार एवं कर्तव्यों से परिचित होते हैं। इसी के द्वारा उनमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय भावना का विकास किया जाता है। अगला प्रश्न है, शिक्षक की समाज में क्या भूमिका है? शिक्षक ही समाज की आधारशिला है। शिक्षक जीवन पर्यंत मार्गदर्शक की भूमिका अदा करता है और समाज को राह दिखाता है। शिक्षा समाज हेतु महत्वपूर्ण उपागम कैसे हैं? शिक्षा किसी भी समाज के सर्वांगीण विकास हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपागम होती है। अंग्रेजों की शिक्षा प्रणाली को किस नाम से पुकारा जाता है? अंग्रेजों की शिक्षा प्रणाली को मैकाले की शिक्षा प्रणाली के नाम से पुकारते हैं। शिक्षा प्रक्रिया के अंगों का उल्लेख कीजिए। शिक्षा प्रक्रिया के 3 अंग हैं, शिक्षार्थी, शिक्षक तथा पाठ्यक्रम। समाज के एक ही अंग हैं। ये प्रश्न रिपीटेड प्रश्न है, ये इकाई 2 में हो चुका है। शिक्षा और समाज का क्या संबंध है? शिक्षा की प्रक्रिया जहाँ एक ओर वर्तमान की स्थितियों से भावी स्वरूप से प्रभावित होती है, वहीं उस समाज की संस्कृति से भी नियंत्रित होती है। अगला प्रश्न है, शिक्षण सामग्री निर्माण का आधार क्या है? शिक्षण सामग्री का निर्माण तथा शिक्षण पद्धतियां समाज के स्वरूप पर ही निर्भर होती हैं। अगला प्रश्न है, मैकाले ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो मैकाले ने अधोगामी निस्पंदन का सिद्धांत दिया, जिसके तहत भारत के उच्च मध्यम वर्ग के एक छोटे से हिस्से को शिक्षित करना था, ताकि एक ऐसा वर्ग तैयार हो जो रंग और खून से भारतीय हो लेकिन विचारों, नैतिकता और बुद्धिमत्ता में ब्रिटिश हो। इसका आंसर, केवल इसका नाम लिखेंगे, अधोगामी निस्पंदन। बस इतने में पूरा हो जाएगा, आपको 1 नंबर मिल जाएगा। अगर ये आपको याद रहता है तो इसे लिख सकते हैं, ना भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बस इतना लिख दें, अधोगामी निस्पंदन का सिद्धांत जो है मैकाले ने दिया था। अगली इकाई रहेगी 4, ज्ञान। ये भी आपकी 15 नंबर की पूछी जाती है, ये अंतिम इकाई है आपकी। पहला प्रश्न है, ज्ञान क्या है? ज्ञान मनुष्य को अपने विचारों और भावनाओं को अनुशासन में रखने और संगठित करने में सहायता देता है। अगला प्रश्न है, ज्ञान के मुख्य रूप कौन कौन से हैं? ज्ञान के मुख्य 3 रूप हैं, सूचना, जानना और बुद्धिमत्ता। अगला प्रश्न है, ज्ञान कितने प्रकार का होता है? ज्ञान विस्तृत रूप से 2 प्रकार का होता है, प्राग अनुभविक
ज्ञान और प्रायोगिक ज्ञान। एनईपी का अर्थ बताइए। एनईपी का अर्थ होता है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति। एनसीटीई का पूर्ण रूप क्या है? नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद। एनसीटीई का पूर्ण रूप है। बच्चों के आकलन में कौन कौन भाग लेता है? परीक्षक और परीक्षार्थी बच्चों के आकलन हेतु महत्वपूर्ण प्रतिभागी होते हैं। आकलन हेतु प्रगति से संबंधित किन किन बातों को जानना अनिवार्य है? साक्ष्यों, शक्तियों तथा कमजोरियों को उचित आकलन हेतु जानना अनिवार्य है। पाठ्यक्रम निर्माण की विभिन्न अवस्थाओं को लिखिए। नियोजन, प्रयास, लागूकरण, मूल्यांकन तथा पुनर्निर्माण, ये 5 अवस्थाएं पाठ्यक्रम निर्माण के लिए आवश्यक हैं। अगला प्रश्न है 9। एनसीएफ 2005 का पूर्ण रूप लिखिए। एनसीएफ 2005 का पूर्ण रूप नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है। पाठ्यचर्या क्या है? औपचारिक शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या या पाठ्यक्रम विद्यालय या विश्वविद्यालय में प्रदान किए जाने वाले पाठ्यक्रमों और उसकी सामग्री को कहते हैं। शिक्षण विधि किसे कहते हैं? जिस विधि से शिक्षक शिक्षार्थी को ज्ञान प्रदान करता है उसे शिक्षण विधि कहते हैं। इन चारों इकाइयों के प्रश्न करवा दिए हैं मैंने। मिलते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो कि अगले वीडियो में कराए जाएंगे। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज़रूर बताएं कि आपको प्रश्न कैसे लगे। आप सभी का धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।